आपके सामने कक्षा 12वीं की कविता पतंग प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इसके कवि हैं आलोक धनवाजी जी। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको सब चीज पता चल गया कि पतंग, इसमें पतंग के बारे में दिया गया है। इस कविता में क्या है, हमारे कवि आलोक धनवाजी ने बच्चों की बाल सुलभ चेष्टाओं को दर्शाया है और किस प्रकार बच्चे अपनी कोमलता के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं, उनकी चेष्टाओं को यहाँ दर्शाया है। तो प्यारे बच्चों, अब आपका फर्स्ट काव्यांश मैं यहाँ प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सबसे तेज बौछार गई भादो आया, सबसे तेज बौछार बारिश चली गई है। भादो गया, भादो का महीना, भादो बेटा ये देसी महीना है जो आपका सर्दी से पहले आता है। सर्दी आने के बाद क्या है, मौसम सुहावना हो जाता है बारिश के बाद। तो ये भादो के महीने में आपकी बारिश होती है और ये भादो का महीना चला गया है। सवेरा हुआ, सवेरा हुआ यहाँ पर दूसरे महीने के आने की बात कही गई है। खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, यहाँ पर सूर्य की जो है सुबह सुबह सूर्य की चमक को बताया गया है कि खरगोश की आंखों की तरह सूरज की चमक किस प्रकार फैलती है। शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ शरद ऋतु का मानवीकरण किया गया है कि किस प्रकार शरद ऋतु जो है पुलों को पार करते हुए, पुलों को पार करने का अर्थ यहाँ इतने जो महीने आते हैं, शरद ऋतु के बाद गर्मी आते हैं, जो भी महीने आते हैं उनको पार करते हुए जब शरद ऋतु आती है, जो ऋतुओं को पार करते हुए उसके बारे में बताया गया है। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, यहाँ भी मानवीकरण किया गया है। अपनी नई चमकीली तेज साइकिल चलाते हुए, मतलब अपनी चमकीली साइकिल को चलाते हुए, घंटी जोर जोर से बजाते हुए, और उस घंटी को जोर जोर से बजाते हुए शरद ऋतु आती है। चमकीलों के इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चे को चूमते, और अपने चमकीले इशारों से यहाँ पर जो है शरद ऋतु पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करती है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए, चमकीले इशारे करती है उनको। आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, आकाश को मुलायम बनाने का अर्थ है कि मौसम सुहावना हो जाता है, उसके बारे में बताया गया है ताकि बच्चे जो है आसानी से पतंग उड़ा सके। दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके। तो कवि आलोक धनवाजी बताते हैं कि पतंग के बारे में बताया है, पतंग की विशेषता बताई गई है यहाँ पर कि पतंग जो है सबसे हल्की और रंगीन चीज होती है। दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, और पतंग में जो है दुनिया का सबसे पतला कागज लगा हुआ होता है। बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके। तो प्यारे बच्चों, आप सभी ने पतंग को देखा होगा, पतंग में एक पतली जो है लकड़ी लगी होती है जो बांस की होती है, उसके बारे में बताया गया है, और वो उड़ सके कि शुरू हो सके सीटियां किलकारियां, और इसके बारे में सीटियां किलकारियां, यहाँ बच्चों की सीटियां और किलकारियों के बारे में बताया गया है कि जब बच्चे पतंग उड़ाए तो वो किस प्रकार सीटियां और किलकारियां बजाना शुरू कर देते हैं। तितलियों की नाजुक दुनिया, यहाँ तितलियों की तरह जो है बच्चों को बताया गया है कि बच्चे भी जो है तितली की तरह कोमल और नाजुक होते हैं। तो प्यारे बच्चों, काव्यांश में आप सभी जानते ही होंगे, काव्यांश में दो तरह के प्रश्न आते हैं आपके। एक भाषा पर आधारित जिसमें अलंकार भी आ सकते हैं, आपके भिन्न भी पूछा जा सकता है, भाषा भी पूछी जा सकती है इस तरह से, और दूसरा अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न आते हैं जो कविता के काव्यांश के अंदर से आपके प्रश्न बनाए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार आपको मैं पूरी कविता का थोड़ा सा भाषा पर आधारित बता देती हूँ इसमें क्या दिया गया है, फिर आपके प्रत्येक काव्यांश के अनुसार आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले बेटा यहाँ जो है शरद ऋतु का चित्रण किया गया है, क्योंकि शरद ऋतु के बारे में बताया गया है, और दूसरा यहाँ बाल सुलभ की चेष्टाओं को दर्शाया गया है। खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, मुक्तक छंद है, और यहाँ जैसे अलंकार तो एक मैंने बीच में ही आपको बता दिया था, शरद आया पुलों को पार करते हुए, यहाँ मानवीकरण है, तो ये मानवीकरण अलंकार यहाँ पर मौजूद है। फिर आपके जो है एक अलंकार और बता रहे थे, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। बेटा जब दो शब्द एक साथ आ जाते हैं और दोनों का अर्थ एक होता है तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहाँ पर आपका है। तो इस प्रकार अलंकार है आपके। फिर जो है यहाँ भाषा सहज सरल और प्रभावमयी है, और मुक्तक छंद का सफल प्रयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, ये आपका भाषा पर आधारित था। अब आपको अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न बताने जा रही हूँ, किस प्रकार आते हैं। सबसे पहले है
शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ, शरद ऋतु कैसे आगमन हुआ था, कैसे आई थी, वो बताना है। अपनी चमकीली साइकिल को जो है चलाते हुए, पुलों को पार करते हुए, तेज तेज घंटी बजाते हुए जो है, और पतंग उड़ाने वाले बच्चों को अपनी ओर आकर्षित करते हुए शरद ऋतु आई है। फिर आपका अगला प्रश्न बन सकता है, भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन होता है। भादो मास के बाद जो है मौसम सुहावना हो जाता है, ये बताया गया है, और चारों ओर उत्साह और उमंग छा जाती है। पतंग के बारे में कवि ने क्या बताया है, मैंने काव्यांश में भी आपको बताया पतंग के बारे में। पतंग जो है सबसे हल्की और रंगीन चीज है, और सबसे जो है इसमें लकड़ी भी जो है वो बांस की सबसे पतली कमाने लगी होती है, ये बताया गया है। अब आपका है बच्चों की दुनिया कैसी है, कैसी बताई है। लास्ट पंक्ति में आपको बताई थी, बच्चों की दुनिया की तुलना किससे गई है, तितली से। तितलियां भी नाजुक होती हैं, तो बच्चों की दुनिया की तुलना यहाँ तितली से की है। तो प्यारे बच्चों, ये काव्यांश आपका समाप्त होता है। अब अगला काव्यांश आपका शुरू करने जा रही हूँ। जन्म से ही वे अपने साथ लाते कपास हैं। यहाँ बच्चों के बारे में बताया गया है कि जन्म से ही वो मुलायम होते हैं, जैसे कपास होती है वो मुलायम होती है, इसी प्रकार बताया गया है। पृथ्वी घूमती ही आती है उनके बेचैन पैरों के पास। पृथ्वी घूमती हुई उनके बेचैन पैरों के पास आती है। इसमें यह बताया गया है कि बच्चे चंचल होते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, तो इस प्रकार पृथ्वी और उनके पैरों के बारे में बताया गया है। जो कि दौड़ते हैं बेसुध, उनको कोई होश नहीं होता। जब बच्चे खेलते आप देखते होंगे किस प्रकार वो इधर उधर घूमते रहते हैं, उनको थकान भी नहीं होती है, तो उस बेसुध होने के बारे में बताया गया है। छतों को भी नरम बनाते हुए, जब बच्चे खेलते हैं आप देखते हैं कि बच्चों को जो है छत को भी नरम बना देते हैं। नरम बनाने का अर्थ है उनको कठोर नहीं लगती है। दिशाओं को मर्दन की तरह बजाते हुए, अपनी सीटियों और किलकारियों से सभी दिशाओं को जो है मर्दन की तरह, मर्दन एक जो है बाजा बताया गया है ढोल जैसा, उसकी तरह बजाते हुए प्रतीत होते हैं बच्चे यहाँ पर। जब वे पेंग भरते हुए चले आते हैं, पेंग होता है झूला, झूला जैसे बच्चे तेजी से इधर उधर जाते हैं तो झूले की तरह उनके यहाँ चलने को बताया गया है। डाल की तरह लचीले वेग से, डाल की तरह जिस प्रकार डाल पर कोई झूला डाल दिया जाता है तो वो लचकदार हो जाती है, इसी तरह बच्चों के शरीर को बताया गया है कि किस तरह बच्चों का शरीर लचकदार होता है और इधर से उधर वो घूमते रहते हैं। छतों के खतरनाक किनारों पर, छतों के खतरनाक किनारों पर का अर्थ है छत जब समाप्त हो जाती है, जहाँ गिरने का डर रहता है, वो जो अंतिम किनारा होता है उसके बारे में। उस समय गिरने से बचाता है उन्हें, उस समय उन्हें गिरने से बचाता है सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का, उनका ही जो रोमांच भरा शरीर है जो इधर उधर चुलबुले होते हैं वही उनको बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है महज एक धागे के सहारे, और पतंग की जो उड़ती हुई ऊंचाइयां हैं, धड़कती हुई जो ऊंचाइयां हैं वो उनको एक जो है महज एक धागे के सहारे बांध लेती है। महज होता है सिर्फ एक धागे के सहारे जो है वो वहाँ रुके रहते हैं। अर्थात कवि बताते हैं कि उनकी उड़ान व ऊंचाइयों पर ध्यान केंद्रित, ऐसा लगता है कि मानो पतंग की ऊंचाई ने ही उन्हें केवल डोरी के सहारे थाम लिया हो। तो प्यारे बच्चों, अब आपका इसमें प्रश्न किस प्रकार बनते हैं काव्यांश में बता चुकी हूँ। बेटा एक बिंब छूट गया यहाँ पर, काव्यांश पर आधारित जो काव्य सुंदरी में होता है बिंब, दृश्य बिंब, सर्वे बिंब और स्पर्श बिंब। यहाँ तीनों हैं आपकी में। दृश्य बिंब जो आपको दिखाई देता है काल्पनिक, सर्वे बिंब जैसे जोर जोर से घंटी बजाते हुए, यहाँ सर्वे बिंब था, और जहाँ कपास की तरह बच्चों को कोमल बताया गया है वहाँ आपका स्पर्श बिंब था। तीनों बिंब आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों, अब आपके दूसरे काव्यांश पर आधारित अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न इस प्रकार है। पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के साथ कैसे आती है। पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के साथ अपना, ऐसा लगता है मानो पृथ्वी ने अपना चक्कर पूरा कर लिया हो। यहाँ बच्चों के गतिशील पैरों को दर्शाया है, किस प्रकार बच्चे जाते हैं। छतों को नरम बनाने से कवि का क्या आशय है। बच्चे छत पर अपनी तेजी और बेफिक्र से घूमते रहते हैं। नरम बनाने का अर्थ ये है कि वो जो है उनकी कठोरता को महसूस नहीं कर पाते। बच्चों की पेंग भरने की तुलना के पीछे कवि की क्या कल्पना है। पेंग भरना मतलब झूला झूलना, जो वो इधर उधर जाते रहते हैं, तो ऐसा लगता है कि जैसे वो झूला झूल रहे हो, उस पर पेंग भर रहे हो। लास्ट आपका प्रश्न इसमें है, इन पंक्तियों में कवि ने पतंग उड़ाते बच्चों की तीव्र गतिशीलता व चंचलता का वर्णन किस प्रकार किया है।
तो यहाँ पर इन पंक्तियों के माध्यम से गतिशीलता का वर्णन यहाँ पर पृथ्वी के घूमने के माध्यम से किया है, क्योंकि बताया बार बार कि किस प्रकार पृथ्वी घूमती है उसके माध्यम से बताया है। तो प्यारे बच्चों, अब आपका जो है अगला काव्यांश शुरू करने जा रही हूँ। पतंग के साथ साथ वे भी उड़ रहे हैं। किन के उड़ने की बात कही है? बच्चों के मन की, कि पतंगों के साथ साथ बच्चों का मन भी आकाश में उड़ रहा है। अपने रंध्रों के सहारे, रंध्रों यहाँ रोए का जो उनके जो बालों के जो रोए होते हैं उनका संगीत के माध्यम से यहाँ दर्शाया गया है। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, और यदि वे कभी छतों के खतरनाक किनारों से गिर जाते हैं और बच जाते हैं, गिरने से बच जाते हैं, तब तो और भी निडर हो जाते हैं, उनके अंदर डर नहीं रहता। सुनहले सूरज के सामने आते हैं। सुनहले होता है सुनहरा, जो सुबह सुबह का सूरज होता है उसको बताया गया है। सुनहरे सूरज के सामने फिर से आ जाते हैं। इसका अर्थ है कि वो अगले दिन फिर से पतंग उड़ाने के लिए उसी जोश और उमंग के साथ आ जाते हैं। उनके बेचैन पैरों के पास और उनके बेचैन पैरों के एक पंक्ति छूट गई बेटा। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास, और पृथ्वी जो है और भी तेजी से घूमती उनके पैरों के साथ आती है। अर्थात जब वो निडर हो जाते हैं तो और भी वो जो है उनके अंदर उमंग भर जाते हैं, और भी अधिक जोश उनके अंदर आ जाता है, गति और अधिक तेज हो जाती है उनकी, ये यहाँ पर दर्शाया गया है। अब इनके प्रश्न किस प्रकार हैं? सुनहरे सूरज के सामने आने से कवि का क्या आशय है? सुनहरे सूरज के सामने आने से कवि का आशय जो है उनके उमंग के बारे में, उनके जोश के बारे में बताया गया है कि वो किस प्रकार जो है निडर हो जाते हैं और फिर से जो सुनहरे सूरज के आगे आकर अपना क्रियाशील हो जाते हैं। गिरकर बचने पर बच्चों में क्या प्रतिक्रिया होती है? गिरकर बचने पर बच्चे क्या हो जाते हैं? और अधिक निडर हो जाते हैं, ये बताया गया। पैरों को बेचैन क्यों कहा गया है? पैरों को बेचैन इसलिए कहा गया है क्योंकि बच्चे गतिशील होते हैं और वे एक स्थान पर टिकना नहीं जानते, वो इधर उधर घूमते रहते हैं, जिस प्रकार पृथ्वी एक जगह नहीं रुकती, घूमती रहती है। पतंगों के सहारे वे भी उड़ रहे हैं का आशय स्पष्ट कीजिए। बच्चे खुद भी पतंगों के सहारे कल्पना करके कि आकाश में जैसे उनका मन उड़ रहा है, इस तरह से वो भी घूम रहे हैं। जिसका पतंग ऊपर नीचे उड़ती रहती है, उनकी कल्पनाएं भी ऊंची नीची उड़ान भरती हैं, जो उनकी मन की डोरी पे बंधी होती हैं। तो प्यारे बच्चों, आपको ये कविता अवश्य समझ आई होगी। अगर आपको ये समझ आई है तो सभी बच्चे ध्यान से मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वीडियो को लाइक भी करना न भूलें। प्यारे बच्चों, धन्यवाद।